बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्दिज़ी एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग बात करते हैं सेहत की, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात करते हैं। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। आज भी लाइव हैं। ये भी बताते चलो, मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत लेके। पाकिस्तान के माहिर अथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत दी जाती है ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। जनाब, बात करेंगे जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोविड-19 वायरस का, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया है। उसके पेशेंट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं और इसी मौजू पर हम लोग बात करेंगे कि जनाब ये ओमिक्रॉन के क्या असरात होंगे, ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये उसी तरह ख़तरनाक है, हमें उसी तरह चीज़ों को ख्याल रखना है, हम कोई लॉकडाउन में जाएंगे नहीं जाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और डॉक्टर साहब कोविड-19 के शुरू से फ्रंट लाइन में रहे हैं कोविड-19 को डील करने में। उसमें जो जितनी भी पाकिस्तान में उस पर रिसर्च हुई, जितने भी केसेस जो हैं वो इनिशियल लेवल पे आए, उनको डील करना और इन तमाम चीज़ों पे डॉक्टर साहब जो हैं माशाल्लाह सरकारी सेटअप में आगे आगे रहे। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है, डॉक्टर साहब इस मौजू पर आके बात करें और हमें आगाह करें कि जनाब हमने अभी क्या करना है। चलेंगे डॉक्टर साहब तरफ। आपको कोई सवाल है कॉल करें और अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम आमने सामने आ गए। कोविड-19 के ज़माने में भी हमने आपको ज़हमत दी और माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाया कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना है। एक बार फिर कुछ हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम फिर दोबारा कोई ख़तरे की तरफ जा रहे हैं। जी, ऐसा है कि कोविड, जैसे हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि कोविड वायरस ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि ये वायरस जो होते हैं कि ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट में रहती हैं, लेकिन इनकी शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसकी शिद्दत कैसे कम होती है? वो ऐसी ही होती है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें, या अपने मैस लेवल पे वैक्सीनेटेड हो जाए, या आपकी कम्युनिटी जो सी है पूरी वो इन्फेक्टेड हो जाए और उसमें हर्ड इम्यूनिटी एक डेवलप हो जाती है। ठीक है। लेकिन इन वायरसेस जो डीएनए वायरस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, इसमें मसला ये है कि ये शेप चेंज करना शुरू कर देती है, म्यूटेट कर देती है। ठीक है। जब म्यूटेशन आती है तो फिर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि बीमारी फिर आना शुरू हो गई, नया सिलसिला शुरू हो गया। अभी जैसी ओमिक्रॉन की बात की जा रही है, WHO बहुत ज़्यादा कंसर्न है और इसका नाम भी उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दे दिया है ओमिक्रॉन को अच्छा। कि ये एक ख़तरनाक चीज़ आ गई है और अलर्ट हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि तबाही दोबारा मच जाए। अब हुआ ये क्या है कि साउथ अफ्रीका में 9 नवंबर को एक केस आया था जिसमें उसका स्पेसिमेंस को जब उन्होंने एग्जामिन किया और उस पर रिसर्च की तो पता चला कि जो कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस आ गई हैं, उसमें म्यूटेशन आ गई और मल्टीपल म्यूटेशन आई हैं। अच्छा। यानी अगर हम मिसाल के तौर पे देखते हैं कि अगर एक वायरस है, उसके अंदर डीएनए है और उसके डीएनए का स्ट्रक्चर जो सा है, सपोज हम कर लेते ABC से लेके Z तक है। ठीक है। तो अगर उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, A की जगह Z आ जाता है, B की जगह D आ जाता है, या C की जगह F या PN की जगह चेंजेस आ रहे हैं, तो दीज आर द मल्टीपल चेंजेस आ गई हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस है। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, म्यूटेशन आ जाती है, तो उसका जो प्रेजेंटेशन होती है वो एग्रेसिव हो सकती है। अच्छा। और बीमारी ज़्यादा शिद्दत से फैला सकता है और री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, वाइल्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा था कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो कम से कम 3 से 4 महीने तक दोबारा री इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते थे, एटलीस्ट बॉडी की एंटीबॉडीज डेवलप हुई होती। लेकिन इसके साथ री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनको पहले कोविड हो चुका है, जो अनवैक्सीनेटेड है या वैक्सीन लगवाई है लेकिन उन्होंने बूस्टर नहीं लगवाई, वो हाई रिस्क पे चलेंगे। अच्छा। उनमें ये डिजीज़ एकदम रैपिडली फैल सकती है। ठीक है। तो 9 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ये एक वायरस आया, जो 24 को उन्होंने उसके रिसर्च करके उसे डिक्लेयर किया दिस इज़ ये एक नई चेन का वायरस है, एक नया वेरिएंट है। अच्छा। है ये कोरोना फैमिली का ही, जैसे पहले अल्फा वेव आई, उसके बाद डेल्टा आया था जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू। बिल्कुल। तो इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करके इंटरनेशनली फैला दिया कि आप लोग अलर्ट हो जाए। ठीक है। अब केसेस विद पैसेज ऑफ टाइम आना शुरू हो गए। अब इसकी जेनेटिक जो स्टडीज़ हुई हैं उस पर इसका नाम जो दिया गया, दूसरा नाम जो है वो B11529B कहते हैं, मतलब वहाँ पे चेंजेस हैं। B1152 B.1.1
0.529 भी इसे कहा जाता है। जेनेटिकल लेवल पे जो उसकी बेस पे नंबर है, ठीक है, सही है। तो अब रिस्क फैक्टर्स में हम देखें, एसोसिएटेड फैक्टर्स जो उनसे हैं वो यही हैं कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, ठीक है, उनमें इश्यूज बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये वही अफेक्टेड हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो केस डायग्नोज किया गया कराची में आया है और वो उस खातून में है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थी, अच्छा, उसमें डायग्नोज हुआ। अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थी, अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थी, ठीक है। तो वो लोग जो है वैक्सीनेटेड नहीं है वो हाई रिस्क पर हैं, ठीक है। अब ये सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं और साइंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बुखार होता है, हाई ग्रेड बुखार उसी तरह होता है। फिर क्या दूसरे नंबर पे होता है कि खांसी हो जाती है, लेकिन ये खांसी बलगम वाली खांसी होती है, ये ब्रोंकाइटिस करता है। अच्छा, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से मुराद ये होता है कि नाक में मतलब नेजल डिस्चार्ज होना, यानी रनिंग नोज जैसे कहते हैं फ्लू हुआ, ठीक है, फ्लू हुआ, गला ख़राब हुआ, थ्रोट्स में पेन होता है, हल्का हल्का जिस्म में दर्द शुरू होता है और उसके बाद शदीद किस्म की बॉडी एक स्टार्ट होते हैं। अच्छा, और उसके बाद खांसी के साथ ये एकदम बलगम आना शुरू हो जाता है। पहले हमने देखा था जो पुराना जो वायरस था जो कि अल्फ़ा और डेल्टा की बात की थी, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करते थे, यानी सांस फूलता था एकदम, जो है ना, चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी, नमूनिया हो जाता, लेकिन इसके साथ नमूनिया नहीं होता, लंग्स के जो ब्रोंकस है ना उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से स्क्रीशन आना शुरू हो रही है और बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाती है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप नहीं होती इसके साथ। अच्छा, और दूसरा इसके साथ जो उनसे है नाक का स्मेल ख़त्म नहीं होती और दूसरा टेस्ट नहीं ख़त्म होता। अच्छा, जबकि पहले वायरसेस के साथ ये इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जिस्म का शदीद किस्म का दर्द, फटीग होना, थकावट होना, ये इसके फीचर्स हैं। जो माइनर फीचर्स हैं उसमें सर में दर्द होना, गर्दन के पट्ठों में दर्द होना, बाकी जिस्म के हिस्सों में जो उनसे है अजीब सी फीलिंग्स और इरिटेबिलिटी जिसे कहते हैं, बेचैनी होना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे अभी इस पे रिसर्च होती जा रही है और अभी भी ट्रायल्स हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से डाटा आ रहा है, तो इस पे अभी कंफर्म नहीं है कि इसके फर्दर जाके सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि इस पे कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डाटा इकट्ठा होता जा रहा है और जो उनसे है वो WHO बता रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि हम शुरू में 2019 दिसंबर में जैसे केसेस आए थे, उस वक्त भी हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अभी तक यही चीज़ कंसर्न में है कि इसको हम टाइमली हैंडल कर लें। अगर ये भी बिगड़ गया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर साहब माजिद सर ये बताइएगा कि जैसे कि डेल्टा वेरिएंट भी आया और एक दो और वेरिएंट्स भी आए, वो वेरिएंट्स और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्या फ़र्क है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? जी, उसमें ये जो इसमें मसला ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, शेप है, उसमें मल्टीपल जगहों पर जो उनसे चेंजेस आ गई, यानी बड़ा चेंज हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज आ गया है, तो इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न किया जाता है कि इस पे कंसर्न करें, फोकस करें ये, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले है नहीं है। हाँ, ये काफ़ी चेंज कर गया शेप, ये न्यू चेंज है, बिल्कुल न्यू चेंज है, और इसका क्या रिस्पांस होता है ये किसी को नहीं पता, अभी तक स्टिल नहीं पता। जो स्टडीज़ आ रही हैं, जो रिसर्च आ रही है, उसमें यही पता चल रहा है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट हैं, सीवियर नहीं है कि जो कि डेल्टा के साथ थे, जिसमें एकदम ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होती थी। लेकिन इसमें ये है कि ये रैपिडली स्प्रेड करता है, एकदम ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होने के बाद सिम्टम्स एकदम आ जाते हैं, ये गला ख़राब होना, बलगम आना, एकदम जिस्म में दर्द होना, बुखार का हो जाना, नाक का बहना, ये इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी बताइएगा, क्या बड़ी चेंज, बड़ा म्यूटेशन वायरस में, वायरस के कमज़ोर होने की निशानी कह सकते हैं कि वायरस अब जो, क्योंकि कहते हैं कि जी वायरस जब बहुत बार म्यूटेट हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जैसे फ्लू वायरस के बारे में इस तरह कहा गया कि जी वो इसने इतनी म्यूटेशन हुई कि अब वो खुद भी कमज़ोर हो गया, ऐसा होता है? देखिए उसमें ये होता है कि वो जैसे बात है कि अगर आपकी कम्युनिटी पूरी वैक्सीनेटेड हो जाती है या कम्युनिटी पूरी को इन्फेक्शन हो जाता है, यानी इम्यूनिटी बन गई है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, ठीक है, जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो वायरस का जो एक्शन होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, जब कुछ करेगा नहीं तो वो जो उनसा है मरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, या अटैक करता भी है तो सिम्टम्स माइल्ड से आते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप देखेंगे वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, तो उनमें जो बीमारी का एक्शन है वो बहुत कम किस्म का है, गला खराब हुआ, बुखार हुआ हल्का सा और 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, पर निस्बत वो लोग जो कि अनप्रोटेक्टेड है, आपके जिस्म में वेपन्स ही नहीं है,
इम्यूनिटी तो एक कुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त तो जिस्म में खुद नहीं डेवलप हो सकती। जैसे कि हमने पहले देखा था सोशल मीडिया में लोगों ने कि ये धनिया खा लें, ये कर लें, ये जड़ी बूटी ले लें तो इससे ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी तो डेवलप नहीं हो सकती। किसी भी नई चीज़ के लिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। उस चीज़ के लिए आपको आर्टिफिशियल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, या तो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जब वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन्स तो बेसिकली एक वायरस होता है, इनएक्टिवेटेड वायरस है या मैसेंजर आरएनए जो एक प्रोड्यूस किया गया आर्टिफिशियल, वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। वो जब एक्टिव होता है तो वेपन्स बना लेते हैं, उसके मुताबिक बना लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसकी जो भी मैच्योर वायरस आएगा तो उसे हमने ख़त्म कर देना है। जब किसी को वायरस इस बीमारी से अटैक भी हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ इतनी लेट बनती है, यानी आज वायरस का अटैक हुआ है, बॉडी अनप्रोटेक्टेड है, तो वो 8 और 9 डेज पर जाके जो उनसे ना एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होती है। मतलब जो पहले आईजीएम बनती हैं, फिर आईजीजी होती है। आईजीएम का मतलब होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन चल रही है, उसके अगेंस्ट बॉडी का फिनोमिना एक्टिव हो गया और लड़ रहा है, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं है कि वो बीमारी को ख़त्म कर सके। बेसिक लेवल पे चल रहा है, क्योंकि वायरस जब अटैक करता है और बॉडी, अब देखें जैसे बॉर्डर अनप्रोटेक्टेड है, कोई फोर्सेस नहीं खड़ी, तो वायरस फौजी अंदर आए, उसने तो डिस्ट्रक्शन की। जब तक वो वहाँ पे फोर्सेस आएंगी, इसको प्रिजर्व करेंगी, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। तो अनवैक्सीनेटेड लोगों में भी यही है, कोई डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते होते टाइम लगता है। सही। इसका मतलब जो लोग ये भी कहते हैं कि जी हम लोग बीमार हो के हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी, तो वो भी गलत कॉन्सेप्ट है। वो लिमिटेड इम्यूनिटी है। अच्छा, वो लिमिटेड है, और दूसरा वो लेट भी बनेगी। जैसे आपने कहा 8-9 दिन लगते हैं उसके बाद, और 8-9 दिन में कुछ भी हो सकता है उस बंदे के साथ, डैमेज कर देता है। देखिए ना, फीवर होता है, कफ, डेथ हो जाती है, जैसे होती रही है। जी। तो आईजीएम एंटीबॉडीज जो बनती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता 7-8 डेज पे डेवलप होना शुरू होती हैं, और उसके बाद आईजीजी बनती हैं जो कि शो करती हैं कि रिकवरी हो गई है और अब थोड़ा सा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, बॉडी एक जोन सी है वो प्रोटेक्टिव फेज में है। लेकिन ये प्रोटेक्टिव फेज भी जोन से लिमिटेड होता है, क्योंकि प्रॉपर तो इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ होता जैसे जो वैक्सीनेशन से हुआ होता है। सही। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, माज़र के साथ छोटा सा वक्फा लेना है। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब फ्रंट लाइनर्स में से हैं। कोविड-19 2019 से लेकर अभी तक डॉक्टर साहब जो हैं सरकारी सेटअप में जितना भी रिसर्च हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है कोविड के सिलसिले में, उस पर डॉक्टर साहब जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात की। डॉक्टर साहब ने बताया कि जी वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है जिससे आप वायरस को कमज़ोर कर सकते हैं, वायरस की फंक्शनैलिटी, वायरस के एक्शंस को महदूद कर सकते हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी, सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। जनाब मंगल से जुमेरात 3 दिन आप लोगों की खिदमत में लाइव हाजिर होते हैं। बात की जाती है सेहत के सिलसिले में, मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में। ओमिक्रॉन के बारे में हम लोग बात करें। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब उन हेल्थ प्रोफेशनल्स में से हैं जो कि फ्रंट लाइन पे रहे हैं 2019 से अभी तक पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर कैपिटल सिटी में, जहाँ पर बेसिक जो है रिसर्च और जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं कोविड के सिलसिले में, उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत स्ट्रगल की। डॉक्टर साहब से हमने टाइम दिया है ओमिक्रॉन के सिलसिले में बात करने के लिए। आपका कोई सवाल है तो कॉल करें, अपना सवाल पूछें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो आपने ये क्लियर कर दी कि जी वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। कोई भी बात कर ले कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपने वैक्सीनेशन करवानी और बूस्टर डोज का भी आपने कह दिया कि वो लगवाएं, उसी से ही हमारी जो है बचा अगर कोई होगी तो वो इसी के थ्रू होगी। और ये कि म्यूटेशन में क्या हुआ है नहीं हुआ वो हमारे कंसर्न से नहीं है, हमने वैक्सीनेशन करवानी। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये भी जल्दी से शॉर्ट सा बता दीजिएगा, हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि अभी बूस्टर का क्या मतलब है। अभी जो हमने अगर फॉर एग्जांपल 2 डोज लगवा ली हैं तो उसके कितने अरसे बाद बूस्टर लगवा लें, या अरसे को नहीं देखना हम बूस्टर लगवा लें? जी, उसमें ये है कि जो अगर आपने फर्स्ट डोज लगवाई है उसके जैसे 21 डेज़ के बाद लोगों ने सेकंड डोज लगवाई है, सेकंड डोज के 6 मंथ्स के बाद आपने
थर्ड डोज जिसको बूस्टर का नाम दिया गया है, ये लगवानी ही लगवानी है। ठीक है। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन बचाना शुरू, यानी कुव्वत मुदाफ़त की जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, वेपन्स बने होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। ठीक है। क्योंकि ये एक मतलब आपने बाहर से इंट्रोड्यूस किया होता है और बॉडी एक्टिव हुई होती है और उसने वेपन्स प्रोड्यूस किए होते हैं। तो इसकी मतलब आपको 6 महीने के बाद जैसे आप कहते हैं रेनोवेट हम कर रहे हैं कोई चीज़, रिफ्रेश कर रहे हैं सिस्टम को, तो आपने रिफ्रेश करने के लिए 6 मंथ्स के बाद लगानी ही बूस्टर है। अच्छा, ठीक है। अब ये कितने अरसे तक रहेगी इस पे स्टिल रिसर्च काम चल रहा है और उसके बाद हमें नेक्स्ट डोज कब लगवानी है। लेकिन इन वायरसेस को कमज़ोर करने का तरीका यही है कि हम अपने आप को फुली वैक्सीनेटेड रखें ताकि हम प्रोटेक्टिव फेज़ में एंटर हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं जैसे SOPs को हम फॉलो करते हैं, मास्क को ज़रूर पहने। मास्क आपके पास बहुत बड़ा एक वेपन है इन बीमारियों से बचने के लिए। इन बीमारियों के अलावा भी बेशुमार जितनी भी सांस की बीमारियां होती हैं उनसे सर्दियों में आप बच सकते हैं, जो कि नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, एलर्जिक इश्यूज़ हैं जो कि जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त कम है और कंजेस्टेड एरियाज़ में जब बाहर निकलते हैं, शॉप्स पर जाते हैं या बाज़ारों में घूमते हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों का एहतियाती तदाबीर को फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी हमें सुनने को आई, वो ये कि कहा जाता है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनका एक बहुत बड़ा रोल है वायरस की म्यूटेशन में, कि वायरस जितना ज़्यादा लोगों में ट्रांसफ़र होगा तो उसमें उतना ही ज़्यादा म्यूटेशन का भी चांस होता है। आया ये दुरुस्त है? देखें, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते उनमें डिजीज़ की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बिल्कुल शिद्दत के साथ आता है। ठीक है। और जब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वायरस की रेप्लिकेट करता है। अगर किसी इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है वो रेप्लिकेट करता है और कोई वहाँ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। 1 से 10,000 पे जाएगा, लाख पे जाएगा, करोड़ पे जाएगा, फिर उसकी जनरेशन्स आगे से प्रोड्यूस होती हैं और वो फिर आगे से नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। तो वो खांसता है, बोलता है, स्नीज करता है तो दूसरे इंसान को जाता है। अब वो जब दूसरे इंसान में जाएगा, अब वो चेंजेस, वायरस चेंज होती रहती हैं अपनी पोजीशन। अब मे बी जिस पर्सन में गया है उसका क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है, उसमें इसकी और एग्रेसिव प्रेजेंटेशन हो खुल के ये वहाँ काम करेगा, फिर वहाँ से नेक्स्ट में ट्रांसमिट होगा। तो ये एक चेंज ऑफ एक साइकिल बनती जाती है जिससे इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं वायरस में, दूसरा इन्वायरमेंटल इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और एक नई क्रिएट हो जाती है, नई चीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ऐसे से चेंज होती जाती है, नई चीज़ आ जाएगी। जब वैक्सीनेटेड लोगों पे है क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम, वो वैसे ही वीक कर दिया जाता है, एक्शन ही नहीं कर सकता, एक्शन ही नहीं करता, वीक हो जाता है। अगर वो ट्रांसमिट होता भी है दूसरे वैक्सीनेटेड पर्सन में, वहाँ पे भी उसका इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आप बॉर्डर पे खड़े हैं, अपने घर के ताले अच्छे लगाए हुए हैं, अगर कोई आता भी है तो अंदर नहीं घुस नहीं सकता, तो आप मतलब बाहर ही इसको हैंडल कर लेते हैं। एज कम्पेयर टू जब आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है तो चोर अंदर आएगा, चोरी करके डैमेज करके चला जाएगा। तो आप किसको ब्लेम करेंगे? आप खुद रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब ऐसी ये चीज़ें हैं जिनकी आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर से और उन चीज़ों को फॉलो करने से हम बच सकते हैं इन बड़ी बीमारियों से। क्योंकि कोविड और ओमिक्रॉन, ये जितने भी वायरसेस आगे भी आते जाते हैं, ये बॉडी को इतना डैमेज कर देती हैं कि बाद में भी लोग 6-6 महीने तक ठीक नहीं होते। बिल्कुल ऐसे पोस्ट कोविड इश्यूज बहुत ज़्यादा चलते हैं जिसे हम लगते हैं लॉन्ग टर्म कोविड, कि लोगों के जिस्म में दर्द रहता है, थक जाते हैं, फटीग होती है, दिल की धड़कन चेंज हो जाती है, जिस्म में दर्द रहता है, कमर में, पट्ठों में, सर्दियाँ आती हैं तो उनको वही मसाइल दोबारा शुरू हो जाते हैं, कोल्ड से एग्रीवेट हो जाती हैं चीज़ें। और वो लोग जो कि ऑलरेडी ही जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो दवाइयों पे मल्टीपल दवाइयों पर है, तो वो तो वैसे ही डैमेज हो जाती हैं। अब जितनी भी देखें, जितनी भी डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई हैं वो उन लोगों में ज़्यादा हुई जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। क्योंकि आपकी दोनों चीज़ें ही डैमेज है। क्योंकि बहुत से जैसे सोशल मीडिया में स्टिल अभी भी मिथ्स चल रही हैं और वो भी लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या लोग अभी भी डमी सर्टिफिकेट्स बनाकर चले जाते हैं कि हमने सर्टिफिकेट्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अपने साथ ही वो एक ज्यादती कर अपने साथ भी और दूसरे कौम के साथ भी वो ट्रांसफर जितना जैसे आपने कहा होता रहेगा उतना वो फने खान बनता जाएगा और वो बीमारी फैलाएगा। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स जो आपके होते हैं हर घर में, जो उनसे एल्डरली एज ग्रुप के लोग हैं और बच्चे हैं, वो आपके कंप्रोमाइज़ होना शुरू होते हैं। अगर आप सपोज हेल्दी हैं भी हैं और आपका इम्यून सिस्टम है भी है और अगर आप में माइल्ड सिम्टम्स आते नहीं हैं,
आते भी हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली को डैमेज कर रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई बेचारा बंदा जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। जी, अब जितनी भी डेथ्स अगर आप एल्डरली एज ग्रुप में देखें, वो ऐसे ही है कि उन लोगों की फैमिलीज में से किसी ना किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी, वो एक्सपोज हुआ था, घर में वायरस लेकर गया, तो पूरी चेन उसमें जो उनसे ट्रांसमिट होगी पूरी फैमिली के मेंबर्स में, और जो सबसे ज़्यादा वीक लोग थे वो अफेक्टेड हुए और फिर डेथ्स पे चले गए, वेंटिलेटर्स पे चले गए, और उनकी आप देखें फाइनेंशियल बर्डन्स कितने, सोशल बर्डन्स कितने हैं, और वैसे जो उनसे है आपकी पोस्ट कोविड जो उनसे हैं साइकेट्रिक इश्यूज इतने स्टार्ट हो जाती हैं, डिप्रेशन में आप चले जाती हैं, चीज़ें सेटल नहीं होती। तो इसलिए बेहतर है कि हम एहतियाती तदाबीर ही से इन चीज़ों को हैंडल कर दें। इकनॉमिकली आप देखें कितना बर्डन आता है, एक बीमारी एक एरिया में फैल जाती है, वो बंद हो जाता है, लॉकडाउन में चला जाता है, कारोबार स्टॉप हो जाते। तो ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि आप मतलब एक अच्छे पाकिस्तानी, एक अच्छे शहरी की तरह इस चीज़ को फॉलो करें, तो आप अपने सराउंडिंग लोगों को बचा सकते हैं, अपने खुद भी बचा सकते हैं, अपने प्यारों को बचा सकते हैं। सराउंडिंग लोगों में एक हेल्दी कम्युनिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि ये जो वायरल डिजीज़ होती हैं, इनकी नो ट्रीटमेंट, कोई बीमारी ट्रीटमेंट नहीं है, फ्लू का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारी अपना साइकिल करता है। क्योंकि वायरस जब एंटर हो जाता है सिस्टम में, वो जब तक बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो जाता, वो बॉडी के अंदर परसिस्ट करता है। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, उसको वो एक्सपेल कर देता है। अभी भी जितनी भी आप कोविड की मेडिसिन हैं, वो आपके टेम्परेरी सिस्टम को बेहतर करती हैं। हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, बट नॉट डिजीज। हम कुछ कहते हम डिजीज को तो किल ही नहीं कर रहे। हम रेप्लिकेशन फेज को रिड्यूस कर सकते हैं। जितनी भी एंटीवायरल डिजीज मेडिसिन हैं, वो सिर्फ उसके वायरल की रेप्लिकेशन यानी 1 से 10 होता है, उसको रिड्यूस कर सकती है, बट वो किल नहीं कर रही वायरल डिजीजेज है। इसी तरह जितनी भी और मेडिकेशंस है, वो आपकी जो डैमेज हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको रिड्यूस करती हैं। या साइटोकाइन स्टॉर्म में सेप्सिस में पेशेंट चला जाता है, तो उस फैक्टर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, लेकिन वायरस को किल नहीं कर सकती। तो वायरस को किल करने के लिए या उसकी रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, स्प्रेड को रोकने के लिए एक ही है कि आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन बेहतर हो, तो आप बीमारी के एंट्रेंस पे ही उसको खत्म कर दें, रोक दें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप माशाल्लाह आप काफ़ी अर्से से इस साइकिल में हैं, ये भी बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन अच्छी है या बाहर वाली अच्छी है, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सवाल हो चुका है। लोग कहते हैं कि जी नहीं, चाइनीज़ अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी है। तो क्या करें हम? ये भी शॉपिंग हो गई है, थोड़ा सा शॉपिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है, जो लोग लगवा सकते हैं, कुछ लोग पैसे दे के भी लगवा रहे हैं। तो क्या किया जाए, कौन सी वैक्सीन? गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी स्टार्ट में चाइनीज़ वैक्सीन आई थी, उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। आपको देखने में मिल गया ये चीज़। हमने वैक्सीन्स करवाने के बाद लोगों की स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, एक होता है एंटीबॉडीज़, एक होता है स्पाइक प्रोटीन, जो कि आफ्टर द वैक्सीनेशन बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, वो जाते हैं एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाते हैं कि एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, बट वो एंटीबॉडीज़ जो सी होती हैं वो डेवलप हुई होती हैं आफ्टर इन्फेक्शन, मतलब आपको बीमारी हुई है तो एंटीबॉडीज़। जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं वो वैक्सीन के बाद प्रोड्यूस हो रही थी। तो स्पाइक प्रोटीन्स के लेवल हमने बहुत अच्छे देखे चाइनीज़ वैक्सीन के साथ। अब बूस्टर डोज के साथ जो है मतलब उससे भी बेहतरी आ रही है चीज़ें। तो इसलिए आप इस चीज़ के ऊपर कंसर्न ना जाएं कि कौन सी हमने लगानी नहीं। जो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसेंसस के बाद इन चीज़ों के ऊपर आती है। मल्टीपल लोग एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोगों के लिए एक मास लेवल पे आपने जो चीज़ देनी है कौन सी बेहतर है। तो इसलिए स्टार्ट्स में जो लग रही थी 2 डोजेज लगती थी चाइनीज़ के बाद, फिर उसके बाद मॉडर्ना भी आई है, फाइज़र भी आई है। अब जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फ़ाइज़र इंट्रोड्यूस की जा रही है एज ए बूस्टर डोज, तो बिल्कुल लगवाएं। और जिन लोगों ने स्टिल अभी तक एक डोज भी नहीं लगवाई, वो भी अपनी स्टार्ट की डोजेस ज़रूर लगवाएं। और इस चीज़ को छोड़ दें, ये सोचने की बातें जो सी हैं ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने सोचना होता है कि आपके लिए बेहतर क्या है। जैसे आप कपड़ा लेने कहीं जाते हैं या मार्केट्स में 10 चीज़ों का, वो आपकी एक्सपर्टीज़ एसच नहीं होती, आप कंसर्न करते हैं, लेकिन हम जब हेल्थ के इश्यूज़ में आते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, जो सोशल मीडिया में चीज़ पड़ी है उसको फॉलो कर रही होती है। बट एक्सपर्ट से हम ओपिनियन नहीं लेते, हम उन्हीं लोगों से ओपिनियन ले रही होती है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब आपने किसी से पूछे पेशेंट से आपको किसने कहा, तो मुझे फ़लाँ इंसान ने कहा, फ़लाँ, तो ये एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। बट वो लोग जिनकी एक साल से तजर्बा चल रहा होता है, जिन्होंने एक्सपोज हो चुके होते हैं, उनसे आपको कंसर्न करना चाहिए, स्पेशली हेल्थ के
इश्यूज़ के लिए देखने के लिए, एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि वैक्सीन आपने बता दिया कि जो एनसीओसी की तरफ से बताई जा रही है वैक्सीन वो लगवाएं, क्योंकि एक नहीं 500 लोग बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करके जो है उसको फाइनलाइज करें, नो डाउट अबाउट इट। तो ये इसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आपने फाइजर लगवानी है, मॉडर्ना लगवानी है, जो गवर्नमेंट कह रही है, एनसीओसी कह रही है वो लगवाएं और फौरी तौर पे लगवाएं। ये भी डॉक्टर साहब बताइएगा कि कुछ लोगों ने पहले ही जो है वो ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बूस्टर्स लगवा लिए, यानी उन्होंने पहले कोई कैंसाइनो लगाई या साइनोवैक लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने बूस्टर लगा लिए। अब वो 6 महीने कहाँ से हिसाब करेंगे? लास्ट डोज से। लास्ट डोज जिनको लगी है उसके ऑनवर्ड 6 मंथ्स के बाद आपको सेकंड डोज की ज़रूरत होती है या बूस्टर डोज की, क्योंकि 6 मंथ्स तक इसका इफेक्ट रहता है, फिर उसके बाद आहिस्ता से डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये बूस्टर डोज लगती है। ठीक है, और ये लगाई जा रही है, बिल्कुल, और लगवानी चाहिए हर लेवल पे लगवानी चाहिए। जो कट लाइन एज की दी गई है उसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, इस वक्त गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड का है उस सिलसिले में। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड का, उस में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर बताया कि जनाब क्या है ये और क्या फ्यूचर में हम लोग अभी जो है नियर फ्यूचर में क्या होगा इसके थ्रू। एक चीज़ जो डॉक्टर साहब बार बार फोकस करते रहे हैं, जिस पे डॉक्टर साहब बार बार बात करते रहे हैं 2019 से लेके अभी तक कोविड के सीजन, वो ये है कि जी वैक्सीन करवाएं बगैर ये सोचे कि कौन सी वैक्सीन लगानी है। जो वैक्सीन एनसीओसी आपको बता रहा है वो वैक्सीन लगाएं, क्योंकि उस पर काफ़ी रिसर्च और काफ़ी चीज़ें देखभाल की चीज़ों को देखा जा रहा है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे वो रिस्पॉन्सिबल हैं वायरस की फैलने का, वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने प्यारों की, अपने घर के अंदर जो जिन लोगों की वैक्सीनेशन के बावजूद भी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या अगर घर में किसी और ने खुदा न खासा वैक्सीन नहीं करवाई, या छोटे बच्चे हैं जिनके लिए अभी तक वैक्सीन रिकमेंडेशंस नहीं आई, अगर खुदा न खासा वो बीमार होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो बाइस बने कि वो साइकिल और वो जो ट्रांसफ़र है वो जारी रहे। डॉक्टर साहब से हम मज़ीद बात करेंगे, आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमें वायरस की समझ ना आई, हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा कि कुछ कहते थे अलाइव है, कुछ कहते थे जो है डेड चीज़ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी बॉडी में जब जाती है और उसको जब पता चलता है कि जी अच्छा यहाँ तो इम्यूनिटी बनी हुई है, तो वो दूसरे रास्ते से घुसने की कोशिश करती है अपने वो चीज़। तो जनरली थोड़ा सा वायरस के बारे में भी हमारे नाज़रीन को एक जनरल नो हाउ के लिए बताइएगा कि बेसिकली इतना इंटेलिजेंस होना एक ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम अभी तक ये भी नहीं कह सके कि ये अलाइव है या डेड है। जी, वायरस जो से लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा। और ये जो से हैं बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। यानी एक वायरस जो है 20 मिनट में 2 में चेंज हो जाएगा, उसके बाद 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, इस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है इनकी। अच्छा। 16 से 32, 32 से 64, 64। तो देन आप ये ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है हर 20 मिनट्स में। तो वायरस की रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है एज अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के। अच्छा। अब होता क्या है, ये जो वायरसेस होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी मुख्तलिफ अशकाल होती है, जिसकी बेस पर हम जो है लेबल करते हैं कि ये कौन सा वायरस है। जैसे कोरोना की हम बात कर लेते हैं। कोरोना की वायरस जो है इसकी ऊपर जो से स्पाइक्स हैं। अच्छा। अब ये डिफरेंट टाइप्स के स्पाइक्स हैं, इसीलिए उसमें जब एंटीबॉडीज़ का भी हम बात कर रहे होते हैं या वैक्सीनेशन भी की बात करते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स का हम लेवल्स देखते हैं, कितनी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन्स डेवलप हो जाती है। तो ये वायरसेस स्पाइक्स जो कोरोना की है इस पे स्पाइक्स है, ये वायरस दूसरे वायरसेस से इस शेप की वजह से डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है। यानी हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली
कि ये वायरस दूसरे वायरस के साथ इसका कोई लिंक है या नहीं है। अगर हम देखें तो SARS-1 आया था पहले, उसके बाद ये SARS-2 की बात हम कर दी गई है। ये कोरोना की फैमिली वही चल रही है जो 1960 से पहले भी कोरोना का वायरस था, इन्वायरमेंट में था, लेकिन वो करता क्या था, कोई हल्का सा कोल्ड लाइक सिम्टम्स हुए, फ्लू हुआ, हल्का सा बुखार हुआ, जिसमें दर्द हो, ठीक हो जाता है 2 से 3 दिन में। लेकिन उसमें फिर म्यूटेशन आना शुरू हो गई। किस में आना शुरू हो गए? अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, अब ओमिक्रॉन आ गई। फैमिली वही चल रही है, बट चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की म्यूटेशन जैसे हम बात करें, म्यूटेट कर जाता है। तो वो चेंजेस जो सी है बाज़ औक़ात हल्की टाइप्स की होती हैं, बाज़ औक़ात एग्रेसिव पैटर्न में आ जाती हैं, जो कि इंसानी ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर दिया जाता है। जैसे SARS-1 आया, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए थे, चाइना ही में था और ठीक हो गया। फिर SARS-2, जिसे अब ये हम कोविड-19 का नाम भी देती हैं, ये लेकिन 180 कंट्रीज़ और पूरी दुनिया में ही स्प्रेड हो गया और उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं थी ऐसे स्पेनिश फ्लू के बाद। तो ये सबसे ज़्यादा इतने अरसे के बाद, अगर अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स के बाद इतनी ज़्यादा लेवल पे पूरी दुनिया को ग्लोबली इन्वॉल्वमेंट हुई थी। अब ये वायरस जो कोरोना का ही है, इसकी स्पाइक्स जो सी होती हैं वो सेल खुलिये के अंदर दाखिल किस तरह होता है। ये जो ट्रैक होते हैं ये 3 ज़रियों से एंटर हो सकता है, एक नाक, एक मुंह और एक आंखों की। ये सारी ओपन प्लेसेस है। मिसाल के तौर पे किसी ने खांसी की है, स्नीजिंग की है, अब वो वायरस जो उनसे ड्रॉपलेट फॉर्म में हवा में तैर रहा है, क्योंकि स्टार्ट में इस वायरस का पता ही नहीं था कि हवा में मोहलक हो सकता है, लेकिन ये मोहलक रहता है थोड़ी देर के लिए। और वहाँ से कंटेक्टेड, आप स्पेस में कंटेक्ट हुए, या आपने इनहेल किया तो नाक से अंदर चला गया, या आपने सरफेसेस को टच किया, आंखों पे हाथ लगे या मुंह में हाथ लगे, तो वहाँ से एंटर हो गया। अब ये जब एंटर होता है तो ये लाइव होता है, जिंदा होता है, ये जाकर खुलियों के साथ अटैच हो जाता है। जो इसके स्पाइक्स होते हैं ना, छोटे छोटे से, आप समझ लें कि जो कि इसके सीखें सी निकली होती हैं, नोकें सी निकली थी, वो जाके खुलिये के साथ अटैच हो जाती है। खुलियों के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं अटैच होने के लिए। अच्छा, वो एक फैसिलिटेशन का काम करते हैं। लेकिन मज़े की बात है, ये जो रिसेप्टर्स हैं जिनके ज़रिए एंटर होता है, वो बच्चों में नहीं होते, छोटे बच्चों में, वो डेवलपमेंट ही नहीं हुई होती उनकी। तो इसलिए आप देखें, हाँ, 12 साल से नीचे तक जो बच्चे हैं उनमें इस डिजीज़ का इफेक्ट बहुत माइल्ड सा आता है, अगर होता भी है हल्का सा होता है, सेटल डाउन हो जाता है। बेसिकली वायरस कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो एंटर ही नहीं हो पाता। तो बड़ों में ये रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो रिसेप्टर्स खुलिये के बाहर लगे होते हैं, उनसे चिपक जाता है और उस चिपकने के साथ ये इस खुलिये के अंदर चला जाता है। खुलिये के जब ये अंदर जाता है तो सेल का DNA होता है, जो कि बेसिकली जान होती है सेल की, खुलिये की। हर सेल में होगा, हर सेल में होगा, जितने भी खुलिये हैं इंसान के, अरबों किस्म के खुलिये हैं इंसान के जिस्म, जो स्किन के बने हुए हैं, तो वो अंदर जाकर उसको हैक कर लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से एनर्जीज लेता है। अच्छा, वहाँ पे एनर्जीज लेके और रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, अपनी रिप्रोडक्शन। आप समझ लें कि आपने एक किसी भी टावर के ऊपर, कंट्रोल टावर के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे जो उनसे ना सारी चीज़ें घर बसा लिया आपने, घर बसा लिया वहाँ पर और अपनी फोर्सेस को ला के बिठा दिया, तो वहाँ पे ये रेप्लिकेट होना, मल्टीप्लाई होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जब हज़ारों में चला जाता है तो सेल फट जाता है। अच्छा, सेल जब फटता है तो ये फैल जाता है, ये फैल जाता है। अच्छा। ये जब फैलता है फिर दूसरे सेल्स पे अटैक करता है, यानी 1 से 10,000, 10 से लाख, वो जितने सेल होती हैं उनको सबके ऊपर कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। जब ये कंट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सेल सारी जगहों से फटना शुरू हो जाती हैं, तो बीमारी ये होने का असरात होते थे। वो जो हम कहते हैं ना इंक्यूबेशन, आज आप किसी के एक्सपोज हुए हैं तो आपको दूसरे दिन ज़रूरी नहीं है कि नज़ला ज़ुकाम जो वो 3 से 4 दिन जो लगते हैं, उस दौरान वो अपनी रेप्लिकेशन फेज बढ़ाता है, अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा होता है, बेस बना रहा है, अपनी फोर्सेस नंबर बनाता है। जब वो नंबर उस लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो वो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं, यानी खांसी, नज़ला, बुखार, जो भी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू होता है, सर्कुलेशन में एंटर होता है। पहले तो ऑर्गन्स तक रहता है, मतलब शुरू में अगर आप देखें तो कोरोना जो उनसे वो नाक, गले, नाक में रहता है, यहाँ तक रहेगा,
यानी फ्लू हुआ हल्का सा, रनी नोज हुई, आपने अगर उसी वक्त ली, डॉक्टर से डिस्कस कर लिया, चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है। फिर गले में चला जाता है, गले से फिर ये जो है सांस की नाली में उतर जाता है। सांस की नाली से जब ये नीचे जाता है तो ये फेफड़े के अंदर चला जाता है। फेफड़े के अंदर जब जाता है तो फेफड़े को खाना शुरू कर देता है, डैमेज कर देता है। आपने सुना होगा कि वो लोग जिनको कोरोना के साथ एक्सपायरी हुई है, डेथ्स हुई हैं, जो लोग 4th और 5th डे पे आए हैं, क्योंकि 5th और 6th डे पर ये वायरस नीचे मूव कर जाता है, लंग्स में चला जाता है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत वो लोग जो पहले दिन आए, डॉक्टर से डिस्कस कर लिया। तो अगर फर्स्ट वेव में अगर आप देखें तो वो मोस्टली डेथ्स उन लोगों में होती कि जो लेट हॉस्पिटल्स में आए थे और उनके लंग्स इन्वॉल्व थे, लंग्स इन्वॉल्व होते, वो जिन्होंने टोटके घर में किए, पानी पीते रहे, मतलब वो उनसे वेट करते रहे, मतलब डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने घरेलू जो चीज़ें करते रहे और कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो 5th और 6th डेज पे जब हॉस्पिटल में लैंड किए, जब हॉस्पिटल्स में आए तो उनके लंग्स डैमेज हो जाए। जब ये लंग्स को डैमेज कर जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन जो चेंज होता है ना, मतलब फेफड़ों ने तो फ्रेश ऑक्सीजन लेनी होती है खून के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होते हैं, तो वो एरिया ही डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की चेंज नहीं होता, मैकेनिज्म जो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाती ऑक्सीजन, वो क्या हो गया, उनमें ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप, उनमें सांस में मुश्किल आना शुरू होती है, जिसकी वजह से उनको फिर ऑक्सीजन पे रखना पड़ता था। वो ऐसा ऐसा बाज़ औक़ात इतना डैमेज हो जाता था कि उनकी ऑक्सीजन भी पूरी नहीं हो रही थी और वो डेथ पे चले जाते थे, क्योंकि मल्टी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते थे। वहाँ से लंग से फिर ये सर्कुलेशन में फैल जाता है, ब्लड में आ गया, ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड में जब ये आता है तो उसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, वो कहीं भी चला जाएगा। हाँ, ब्लड में आने के बाद ब्लड क्या होता है कि ब्लड का जो इम्यून सिस्टम है ना, जिस्म को अब समझ नहीं आती बॉडी को अब मैंने क्या करना है, अच्छा, कि वो जो उनसे है आप समझ रहे हैं कि एक हलचल जिस्म में मच गई है, पैनिक हो गया, पैनिक हो गई है बॉडी, वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज भेज रहा है। आप जैसे सायरन बजाना शुरू कर दें, 1 सायरन, 2, 4, 5, वो सायरन क्या होते हैं कि बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करती है बॉडी। ठीक है, वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का मतलब ये होता है कि इन वायरसेस को कंटेन किया जाए, रोका जाए, कुछ किया जाए, गड़बड़ हो रही है, उस एरिया को रोका जाए। वो इतने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में रिलीज कर देती है बॉडी पैनिक होकर, ठीक है, कि वो एक फेज आ जाता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइन, कि बॉडी एक सेप्सिस में चली जाती है। वही मार्कर्स कंटेन करने की बजाय डैमेज शुरू कर देते हैं पूरी सर्कुलेशन, ज्यादा अमाउंट में वो हो गया कि वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू रिलीज हो गए। ये जो मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, ये सिर्फ रिस्पॉन्स होता है बॉडी का कि कोई भी अटैक होता है, ये रिस्पॉन्स करता है कि उस एरिया को आप रोकें, फोर्सेस को कहता है। लेकिन आपकी फोर्सेस ही आपकी इतनी वीक हो गई हैं कि वायरस ने उसको हैक कर लिया है, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, तो ये मार्कर्स बार बार सायरन इतने बजते हैं कि वो पूरी बॉडी जो सी है अपनी मार्कर से भर जाएगी, मार्कर से भर जाती है। और दिस फेज हम इसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म में चलेगी बॉडी, सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर और एट द एंड डेथ होना शुरू हो जाती है। तो उस फेज को हम रोकने के लिए यही होता है कि पहले कंट्रोल किया जाए, कि मरीज का हॉस्पिटलाइज होना इनिशियल फेज में विद मेडिकेशंस, जो भी सपोर्टिव मेडिसिन हम दे रहे होते हैं कि इन्फ्लेमेशन को रोका जाए, तो अगर वो वक्त पे हो जाए तो मरीज़ सरवाइव कर जाते हैं, अगर दूसरे तीसरे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो लेट जब आते हैं तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है। डॉक्टर साहब माज़ टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर साहब को मैसेज देना चाहें नाजरीन को जो आपकी बात सुन रहे हैं लोग, प्लीज़। जैसे कोविड में हमारी कौम ने शुरू में चीज़ों को फॉलो किया था फर्स्ट वेव में, ठीक है, और उसके बाद भी बीच में लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई है जी। लेकिन अब लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप अपने प्रोटेक्टिव फिनोमिनो को, फंक्शंस को बढ़ाएं और बूस्टर डोज पे जाएं। आप अपने प्यारों के लिए वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि आपकी पूरी फैमिली जो उनसे इस बीमारी से बची रहे, क्योंकि ये एक बीमारी की चेन है, एक को होता है, दूसरे को होता है, तीसरे को होता है और ये चलता जाता है। क्योंकि पूरी घराने, पूरी फैमिलीज जो सी हैं इस वायरस की वजह से डैमेज होती हैं और कोई ना कोई उसमें एंड स्टेज पर चला जाता है और डेथ्स होती है। इतनी मल्टीपल हमने डेथ्स देखी हैं पिछले कुछ अरसे में, और सारे उसमें मोस्टली जो से थे वही थे एल्डरली एज ग्रुप के लोग थे या जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर था। तो इसलिए यही है कि हम वैक्सीन से ही इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा SOPs को स्टिल फॉलो किया जाए। मास्क पहनने से कुछ नहीं होता, और अगर बार अगर हाथ भी धो लिए जाए तो ये भी एक हमारे फ़ायदे ही की बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप टाइम निकालते हैं
पाकिस्तानियों के लिए, ताकि उनको आगाह किया जा सके, उनको बताया जा सके, ख़ास तौर पे हमारे जो छोटे शहरों में, रिमोट एरियाज़ में लोग बैठे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है बड़े डॉक्टर्स की, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ये कोविड से अच्छी तरीके से उनको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर बताया कि जनाब कोविड की जो नई वेरिएंट आई है उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है आप वैक्सीनेशन करवाएं, बूस्टर डोज जिनकी नहीं लगी बूस्टर डोज, जिन्होंने बिल्कुल नहीं लगवाई वो लगवाएं, ताकि साइकिल को, ट्रांसफ़र रेट को रोका जा सके। आप अपने अपने प्यारों के लिए एटलीस्ट लगा लें, अपने 200 यारों के लिए लगाएं, क्योंकि आपसे ही ये वायरस उनको लगेगा। हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, आपके अंदर बीमारी उतनी शिद्दत पैदा ना करे, लेकिन हो सकता है आपके भाई, आपकी बहन, आपकी अम्मा, आपका अब्बा, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो और वही वायरस उनको, उनके लिए जानलेवा साबित हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर फरहान अली को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।